तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट का वो फिनोमिना है जिसमें लाइट किसी डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है और रेयर मीडियम में जाने के बजाय उस डेंसर मीडियम में पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के फिर से वापस आ जाती है। और ये तब होता है जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है और इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए जरा इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पर मैंने दो मीडियम कंसीडर किया है। मैंने ऐसा मान लिया कि ये वाला मीडियम हमारा है एयर और ये वाला मीडियम जो है वो है वाटर। और इस वाटर के अंदर यानी कि एक डेंसर मीडियम में मैंने कोई भी बल्ब लगा दिया, यानी कि कोई सोर्स यहां पर रख दिया। अब इस सोर्स से इमिट होने वाली जो लाइट होगी सबसे पहले वो इंटरफेस के ऊपर कैसे एक्ट करेगी? परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। और हमें ये पता है कि किसी भी इंटरफेस के ऊपर अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो वो बिना डिविएट हुए एकदम सीधी चली जाएगी, स्ट्रेट पाथ पर चली जाएगी। लेकिन अब मैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या करने वाला हूँ? इंक्रीज करने वाला हूँ। और जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करूंगा तो लाइट इस इंटरफेस पर जब इंसिडेंट होगी तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। यानी कि ये लाइट किधर जाएगी? ये कुछ इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी। और यहां पर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो होगा, इसको मैंने कह दिया I1 और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको मैंने कह दिया R। इस बार मैं फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा और लाइट रे को इस इंटरफेस पर जब इंसिडेंट कराऊंगा तो जो हमारा रिफ्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। यहां पर मैंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा I2 है और जो रिफ्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल थोड़ी सी ज्यादा हमारी लाइट रे जाएगी और ये वाला एंगल होगा हमारा R2 यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट मैं फिर से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है थोड़ा सा उसको और भी इंक्रीज करूंगा, यानी कि इस बार मैं लाइट रे को इंटरफेस के ऊपर इस पॉइंट पर इंसिडेंट कराऊंगा और इस बार जो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद जो हमारी लाइट रे है वो इंटरफेस के पैरेलल हो जाएगी। यानी कि इस बार जो हमारी लाइट रे है वो रिफ्रैक्ट होकर के इस इंटरफेस के पैरेलल हो गई। यहां पर जो हमारा एंगल आया वो है I3 और यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना आया? 90 डिग्री के बराबर आया। और ये जो हमारा इंसिडेंस एंगल I3 है इसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। यानी कि वो एंगल जहां पर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने पर रिफ्रैक्ट होने के बाद इंटरफेस के पैरेलल हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। यानी कि यहां पर ये जो C है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। ओके और अगर मैं फिर से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको थोड़ा सा और भी इंक्रीज करता हूं तो देखिए इस बार मैं क्या करने वाला हूं? इस बार मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और भी इंक्रीज करूंगा, यानी कि I3 से ज्यादा होगा यहां पर इस बार हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि है I4। तो इस बार ये बताइए, इस इनिशियल जब मैंने कहा था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी R1 कुछ इस पॉइंट पर बेंड हुई थी हमारी लाइट, जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ा, थोड़ा सा और भी बेंड हुई। और फिर मैंने क्रिटिकल एंगल की बात की कि इतना मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दिया कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो इंटरफेस के पैरेलल हो गई। लेकिन फिर मैं जब इंसिडेंस एंगल को और भी इंक्रीज करूंगा तो इस बार ये जो लाइट रे बेंड होगी वो इंटरफेस के नीचे होगी, यानी कि जिस मीडियम से लाइट हमारी आ रही है उसी मीडियम में फिर से ये रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। और ये जो हमारा फिनोमिना है इसी को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पर आपने देखा कि जो हमारा क्रिटिकल एंगल है वो क्या होता है? वो इंसिडेंस एंगल जिस एंगल पर लाइट को इंटरफेस पर इंसिडेंट कराने पर लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद इंटरफेस के पैरेलल हो जाए उसे ही हमने कहा क्रिटिकल एंगल। और अगर ये इंसिडेंस एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो लाइट हमारी जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में फिर से दोबारा चली जाती है और इसी फिनोमिना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो यहां पर बेसिकली अगर देखा जाए तो दो कंडीशंस आपको बतानी है। सबसे पहला आपको यह बताना है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे? क्रिटिकल एंगल से। भाई क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा होगा तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सेकेंड कंडीशन आपकी होनी चाहिए लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम, यानी कि लाइट कहां से जा रही है? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तभी आपका क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा।
ओके, तो आपको ये बातें बतानी है कि हमारे पास दो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। सबसे पहली की जो इंसिडेंट एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सेकंड वन कि जो लाइट रेज आपकी जा रही हैं या इंटरफेस पर इंसिडेंट हो रही हैं वो किस मीडियम से जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से जानी चाहिए, तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब अगर यहां पर हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है तो उसके लिए मुझे ये वाला जो पॉइंट है यहां पर मुझे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना होगा, और स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए मुझे यहां पर दोनों मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो मानने पड़ेंगे। तो मैंने माना कि जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ1 और जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ2। अब अगर मैं इस वाले पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जरा देखिए। स्नेल्स लॉ हमारा कहता है μ1 sin 90 इज इक्वल टू μ2 sin C, क्योंकि यहां पर जो हमारा μ1 है उसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है 90 डिग्री, और यहां पर μ2 यानी कि सेकंड वाली मीडियम के लिए जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको मैंने क्रिटिकल एंगल नाम दिया है। तो यहां पर अगर देखिए मैं इस sin C को इस साइड में ले आऊं और μ1 को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा sin 90 अपॉन sin C इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। अब यहां पर अगर sin 90 की बात की जाए तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन sin C इज इक्वल टू μ2 1। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin C इज इक्वल टू 1 अपॉन μ2 1, यानी कि क्रिटिकल एंगल और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन आया वो हमारे पास sin C इज इक्वल टू 1 अपॉन μ2 1 आया। यानी कि यहां से आप ये कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, यानी अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। आइए जरा इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वो होता है 1.5, और जो इसका क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 42 डिग्री। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं डायमंड की, तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 2.4 होता है अप्रॉक्स, और अगर इसके क्रिटिकल एंगल की बात की जाए तो वो होता है 24 डिग्री। आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसका क्रिटिकल एंगल कम है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है। तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, या फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच का हमारा रिलेशन है, वो सारी चीजें आप यहां से बता सकते हैं। चलते हैं जरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन की तरफ। तो इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है, किस वजह से, सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। अगर बात की जाए ऑप्टिकल फाइबर के यूज की, तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे फर्स्ट कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। फिर अगर दूसरा बात किया जाए तो इंडोस्कोपी में, हम लोग इंडोस्कोपी में भी क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करने का मतलब यह है कि जो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं हम उन सिग्नल्स को लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू उन सिग्नल्स को या उस लाइट को हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करते हैं, और जहां पर भी इसका रिसीवर होता है उस लाइट को हम लोग डिकोड करके जो भी सिग्नल्स होते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको रीड करते हैं। या फिर अगर जैसे इंडोस्कोपी की बात की जाए तो आपने देखा है कि डॉक्टर्स हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, कैमरा वगैरह डालते हैं और कैमरे से देखते हैं कि हमारे बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, लेकिन कैमरा तो पिक्चर या वीडियोस तभी ले पाएगा जब वहां पर लाइट होगी, और लाइट हमको पता है हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पर चलती है, तो भाई बॉडी के अंदर कैसे जाएगी। तो जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर भी कैमरे के साथ हम लोग अंदर डालते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर से इधर हम लोग लाइट इमिट करते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर का जो दूसरा एंड होता है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है वो वहां पर लाइट प्रोवाइड करता है, जिससे कि कैमरे से हम लोग अंदर की फोटोज वगैरह लेकर के देख सकते हैं। अब जरा ये देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में ये होता कैसे है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको देखने के लिए मैंने कहा कि देखिए ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस तरीके से होता है, इसके ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्लैडिंग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसको हम लोग कोर बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं कोर। यहाँ पर देखिए जैसे ही लाइट इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंसिडेंट होगी
हमें पता है इसका नॉर्मल कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी और कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, और जहां पर फिर से ये इंसिडेंट होगी इस कोर के ऊपर, फिर से वहां पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेनी टाइम्स आपका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और फिर ये इस वाले एंड से हमको फिर से मिल जाएगी। यानी कि कई बार यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और जो ऑप्टिकल फाइबर का एक एंड है उससे दूसरे एंड तक लाइट बहुत ही इजीली पहुंच जाती है। तो इस तरीके से हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से आज के समय पे जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा इस तरीके से, ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है। अच्छा, अगर बात की जाए कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उससे सिग्नल्स हम कितनी डिस्टेंस तक शेयर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जो होती है अप्रॉक्सीमेट 100 किलोमीटर तक हम लोग अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं। आज के समय पे आप देखते हैं कि जो इंटरनेट वगैरह हम लोग यूज करते हैं किसकी हेल्प से करते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर की यूज से करते हैं। आपने देखा है कि ओशियन वगैरह में, समुद्र वगैरह में जो ऑप्टिकल फाइबर्स की जो वायर्स बिछाई जाती है ना, उसमें एक्चुअल में क्या होता है, तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर ही होता है जिसमें हम लोग सेफली अपने डेटा को, अपने सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। तो बहुत ज्यादा यूज है हमारे ऑप्टिकल फाइबर का आज के समय में। तो और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, तो ये होता है पॉसिबल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, उसके क्या क्या कंडीशंस हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्रिटिकल एंगल के साथ क्या रिलेशन है, या फिर जो क्रिटिकल एंगल होता है वो क्या होता है। ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। साथ ही साथ आपने देखा कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं, कहां कहां पर करते हैं, इंडोस्कोपी में या कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज कैसे करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। मैं इसी तरीके से इस चैप्टर के आगे के भी जो टॉपिक्स हैं उनका 1 बाय 1 करके वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।